हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को कंट्रोल करने के लिए क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने लेवल पर हर कोई प्रयास करता है। साथ में यह भी आवश्यक होता है जानना कि कोई एक देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, हम बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, परंतु हम ये जान लें कि कोई एक देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सभी देश समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। इसको कंट्रोल करना हर एक देश, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी अपने लेवल पर प्रयास करते भी हैं। इसके लिए जलवायु रिपोर्ट रिलीज की जाती है। भारत भी अपने लेवल पर प्रयास करता है कि भाई वो अपने आगामी भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाता है, उन पर चलता है, उनका पालन करता है और कई बार सफल होता है और असफल भी होता है। याद रखें, ऐसी ही एक और रिपोर्ट जारी की गई है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है बेंगलोर कर्नाटका में, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। यह स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। अब याद रखें कि यहां पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित हो, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर कार्य किए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के रिसर्च में आप इसका नाम सुनते हैं और इसने वर्ष 2021 से 2040 के मध्य भारत में जलवायु के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में जो बदलाव हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ जो खाद्य सुरक्षा है, इस पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। अब नेगेटिव इंपैक्ट क्यों भाई? नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब यदि कोई ऐसा एरिया है जहां पर 70 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश हो रही है, तो 70 सेंटीमीटर के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस निर्मित करेगा। और यदि ऐसा कोई एरिया है जहां पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है, दैट मीन्स कि वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास आपको देखने के लिए मिलता है। अब यदि 20 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में अचानक से आप 50 सेंटीमीटर रेनफॉल करा देते हैं और 70 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि आगामी कुछ वर्षों तक, यानी कि 2 या 3 वर्षों तक 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, मतलब कि वहां पर उगने वाली जो फसलें हैं उनके लिए जो आवश्यक जल आपूर्ति है वह बाधित हो जाएगी। और जब आवश्यक जल आपूर्ति बाधित होगी तो वहां की जो रहवासी जनता है, यानी कि जो आम जनजीवन है, यह प्रभावित होगा। कारण यह है कि इस फसल का डायरेक्टली संबंध जब आप देखते हैं जलापूर्ति से है, तो भाई जब वर्षा ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जलापूर्ति प्रभावित तो अन्य गतिविधियां स्वतः ही प्रभावित। और इसीलिए कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट आप वर्तमान में देख रहे हैं, आप देखेंगे कई क्षेत्रों में चक्रवातों की इंटेंसिटी में लगातार बदलाव हो रहा है, एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस में लगातार बदलाव हो रहा है। और जैसे जैसे एल नीनो और ला नीना में आप चेंजेस देखेंगे तो एक्चुअल में ये जितने भी जलवायु क्रियाएं हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आपको मानवों पर भी देखने के लिए मिलेगा, बायोडायवर्सिटी पर तो मिलता ही है। तो यही सब बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं और इसका जो एक्चुअल में स्टडी की गई है बेसिकली खाद्य सुरक्षा पर की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की अर्थव्यवस्था और साथ में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भाई जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आप भविष्य में ये जो चुनौतियां आने वाली हैं, आप इनके लिए पूर्वानुमान लगाकर तैयार हो जाएं और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु से निपटने के लिए जो संस्थाएं हैं, आप उनको प्रिपेयर करें। अब ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 2057 है बेसिकली, और बताया गया है कि वर्ष 2057 तक जो भारत का टेम्परेचर है ये लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है। ये वार्षिक तापमान की मैं बात कर रहा हूं। और यदि इतना इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं सूखा और बाढ़ की समस्याओं में आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट खाद्य आपूर्ति के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य और साथ में अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब जब
खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा, तो खाद्य आपूर्ति से अन्य कंटेक्स्ट अपने आप संबंधित हैं कि भाई यदि उपयुक्त भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाई, दैट मींस स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यदि खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई है तो नेशनल इनकम जीडीपी पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें तमाम प्रकार के अध्ययन किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये जो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय है इसी ने अपने लेवल पर कार्य किया है। भाई यूएन एक संस्था है, शायद आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन, यह भी अपने अपने लेवल पर कार्य करती है ना। ये एक प्रकार का परिदृश्य जारी करती है कि भाई कौन सा देश कितना उत्सर्जन कर रहा है। अब ये उत्सर्जन विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने पर जो उत्सर्जन होता है ना। अन्य प्रकार से ये जलवायु को किस प्रकार से इंपैक्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को किस प्रकार से असर डाल रहा है, इन सभी पर अध्ययन होता है। यूनाइटेड नेशन भी इसके लिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कई रिपोर्ट्स का आपने नाम भी सुना होगा, है ना। इसमें यदि हम देखें तो सर्जिंग सीज इन अ वार्मिंग वर्ल्ड, है ना, यहां पर आप देखेंगे कॉल टू एक्शन ऑन एक्सट्रीम हीट, और यहां पर रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजिशन, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो भी अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। अब यहां पर मैं बताऊं कि यदि इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पर हम आते हैं तो याद रखो कि इसमें 3 मुद्दों पर बात की गई है। एक है तापमान, मॉनसून और सर्दियों के पैटर्न में जो बदलाव आ रहे हैं इनको लेकर, और इसके 2 कारण बताए गए हैं। एक है मध्यम वर्ग, यानी कि इन 2 पर फोकस किया गया है। अब मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसे तमाम क्षेत्र या फिर ऐसे तमाम एरिया जो कि उत्सर्जन तो कर रहे हैं, इमिशन तो हो रहा है यहां से, अब चाहे वो CO2 इमिशन हो या फिर तमाम ग्रीन हाउस गैसों को यदि हम इसमें शामिल कर लें, परंतु ये उतना अधिक नहीं हो रहा है, इनकी इंटेंसिटी कम है, तो इसको मध्यम में रखा जाता है। और उच्च उत्सर्जन में ये उनको शामिल किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है। जैसे यदि मेट्रो सिटीज की हम बात करते हैं, गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा, है ना, ये ऐसे एरिया हैं जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री से समृद्ध हैं। तो यहां पर जो कार्बन इमिशन होगा एक्चुअल में ये उच्च स्तरीय होगा। तो इन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले 2 मिनट का मैं आपको का समय लूंगा कि भाई सभी प्रकार के P2I बैचेस स्टडी IQ IAS हिंदी ने लॉन्च कर दिए हैं। उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका टारगेट 2026 है और 2027 है, वो इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये मॉर्निंग बैच है, 25 नवंबर से ये शुरू हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ होंगी, और यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो ये बैचेस आपको 28,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब AKB लाइव कोड का यूज करना इसलिए आवश्यक है कि वाकई में आप मेरे थ्रू आए हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है, ये इससे जाहिर होता है। तो यदि आप एप्रिसिएशन के तौर पर मेरा ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मेरी मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये ऑप्शनल है ना, यानी कि आप लेना चाहें तो ठीक है भाई, है ना। आपको मेरी मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ फ्री NCERT क्लासेस भी इस कोड के साथ आपको अवेलेबल होंगी। अब यदि ये पूरी PDF भी डाउनलोड करना हो आपको तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पूरी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर कि इस रिपोर्ट में क्या अनुमान लगाया गया है, एक बार हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसमें बोला गया है कि 2057 तक जो मध्यम उत्सर्जन करने वाले क्षेत्र हैं वो भारत के वार्षिक मैक्सिमम टेम्परेचर का लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं, और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखें कि यहां जो उच्च स्तरीय परिदृश्य हैं, अर्थात यहां पर जो मैंने बताया था आपको कि ये उच्च स्तरीय परिदृश्य वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमिशन के लिए, उनमें बताया गया है कि यह यदि इनमें बढ़ोतरी की जाती है, यदि लगातार, जैसे अभी यदि हम मान लेते हैं कि भारत का जो वैश्विक तापमान है या फिर भारत का जो वार्षिक तापमान है, इसको हम उदाहरणार्थ यदि 30 डिग्री सेल्सियस लें तो इसमें बताया गया है कि आने वाले समय में ये बहुत अधिक मात्रा में इंक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब हो जाएगा कि 31.5 हो गया भाई, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये इन्होंने अनुमान लगाया है और हो सकता है कि इससे कम भी हो जाए। ये केवल और केवल एक अनुमान है, एक गैसिंग है। और यदि उच्च उत्सर्जन पर हमने ध्यान नहीं दिया, इसको कम नहीं किया, तो ये 1 दशक पहले यानी कि लगभग 2047 तक आप इस सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट का यह मानना है, इसमें यह दावा किया गया है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि एक लो इमिशन है ना, जहां पर कम उत्सर्जन होता है या फिर मध्यम उत्सर्जन में आप इसको शामिल कर सकते हैं, और एक है उच्च इमिशन यानी कि उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्र।
और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वे क्षेत्र जहां पर कम उत्सर्जन हो रहा है वे मैक्सिमम तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे 196 जिलों की सूची इसमें जारी की गई है। फिर इसके बाद 70 ऐसे जिले हैं जहां पर वार्षिक तापमान में इसी तरह का बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है वो है लेह में जो गर्मी और साथ में जो वार्षिक तापमान है इसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की जाएगी 1.6 डिग्री सेल्सियस। अब लेह को क्यों शामिल किया गया भाई? क्योंकि लेह की यदि आप लोकेशन देखोगे तो ये भारत के उत्तरी भाग में आपको मौजूद दिखाई देगा और बेसिकली यहां पर ना ही किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है ना ही किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हिमालयन क्षेत्र में ये मौजूद है और यहां पूरा पूरा हिमाच्छादित क्षेत्र है, यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये कोल्ड डेजर्ट है। और यहां पर जो वर्तमान में समस्या मिल रही है वो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण यहां मौजूद जो ग्लेशियर है, चाहे वो सियाचिन हो, बियाफो हो, बाल्टोरो हो, 70+ यहां पर ग्लेशियर हैं, वे तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। वर्षा के पैटर्न में यहां पर बदलाव हो रहा है। एक्चुअल में वर्षा नहीं होती, हिमपात का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव हो रहा है। तो ये जो तमाम चीजें घटित हो रही हैं इसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल रीजन बताया जा रहा है ये जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को बताया जा रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं है ना, इसीलिए इसको शामिल किया गया है किसमें? मध्यम उत्सर्जन वाले क्षेत्र में या फिर कम उत्सर्जन वाले एरिया में। और कहा यह जाता है कि भाई जलवायु परिवर्तन का जो सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो ऐसे देशों पर, ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। यानी कि जैसे वर्ल्ड में यदि कंट्री के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो भूटान को सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता है। कारण क्या है कि वह क्षेत्र जिसने कार्बन उत्सर्जन किया ही नहीं है वह कैसे जान पाएगा कि भाई इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों की कैटेगरी में रखा गया है और बताया गया है कि 1.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। यदि हाई एमिशन की बात करें, उच्च उत्सर्जन की बात करते हैं तो लगभग 249 जिलों की सूची जारी की गई है और इन्होंने बताया है कि इनके कारण जो वार्षिक अधिकतम तापमान है इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और जो हिमालयन जिले हैं ये यहां पर आपको 1.5 डिग्री यानी कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। इज दैट क्लियर? साथ में याद रखो कि फिर से वही बात कि लेह में सबसे ज्यादा 1.8, वहां पर 1.6 था और यहां पर 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय की यहां पर बात हो रही है। मतलब टोटल नंबर ऑफ यदि बात करते हैं तो गर्मियों के दौरान 517 जिलों का जो तापमान है ये 1 डिग्री सेल्सियस या फिर कहो उससे भी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। और साथ में जो अन्य क्षेत्र है, अब लेह को आप नजरअंदाज करें, ये वाली लाइन को हटा दें तो भी चलेगा। और ये विभिन्न प्रकार की रिसर्चेस इसमें शामिल की गई हैं। और यहां पर अभी तो हमने हिमालयन क्षेत्रों की बात की, कुछ तटीय क्षेत्र भी ऐसे हैं और तटीय क्षेत्रों के 24 जिलों को यहां पर शामिल किया गया है। याद रखें कि जो नेम्स हैं, यानी कि यहां पर जितने भी मैं जिले बता रहा हूं इनके नेम्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, केवल और केवल संख्या पूछी जाएगी, है ना। और बताया गया है कि वर्षा पैटर्न और ये जो मानसूनी गतिविधियां हैं इनमें बदलाव के कारण फिर ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट में खतरों को चिन्हित किया गया है ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट इज बाढ़, सूखा और ये जो खाद्य सुरक्षा की बात की गई है इसके लिए चेतावनी इन तमाम कारणों के कारण होगी, है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या वर्तमान में ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल हाँ। जैसे गुजरात और राजस्थान का यदि आप पश्चिमी भाग देखोगे जहां पर पहले बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती थी, हाल ही में यदि 2 वर्ष पीछे आप जाते हैं तो वहां आपको बाढ़ देखने के लिए मिलती है ना। यानी पश्चिमी राजस्थान की यदि आप बात करोगे तो देखना वहां पर अभी हाल के 2 वर्षों से आपको कहीं ना कहीं बाढ़ के समाचार अवश्य मिलते हैं। क्यों हो रहा है भाई? ये इसका रिस्पॉन्सिबल रीजन यही तो है। तो याद रखो कि गुजरात और राजस्थान में जो वर्षा है ये 20 से 50% तक बढ़ गई है। यदि आप तटीय क्षेत्रों को देखोगे तो केरला में कम वर्षा हो रही है ना। और यदि आप इसके आसपास वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर जहां बाढ़ पहले नहीं आती थी अब आपको बाढ़ की इंटेंसिटी में ज्यादा फर्क देखने के लिए मिल रहा है। जो लाइन मैंने पहले रिपीट की थी कि भाई कई क्षेत्र में आपको चक्रवात अधिक देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कारण यही तो है।
अब याद रखो कि भाई इसके लिए जो सबसे ज्यादा यानी कि अब एक और जो खतरा बताया गया है वो वेक्टर जनित रोग भी इससे फैल सकते हैं। वेक्टर जनित रोग मतलब कि ऐसे तमाम प्रकार के रोग जो कि रोग परजीवी, वायरस, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब ये तमाम प्रकार के रोगों के आपने नाम सुना होगा, तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, वेक्टर जनित रोग के बारे में। तो ऐसे जो न्यूज़ेस होती हैं ये आपके लिए करंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको आप अपने सिलेबस में वहां पर ऐड ऑन करें जहां पर आपने इस जलवायु परिवर्तन और हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।